नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। भाई आज 28 जुलाई 2025 आईटीआई सेकंड ईयर का हो गया है एग्जाम। इलेक्ट्रीशियन की मैं बात कर रहा हूं। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, आपको बता देते हैं कैसा आया पेपर। तो ओवरऑल आपको बता दें, वही आया है जो आपने पढ़ा। हमने भी लगभग क्लासेज आपको दी थी, तो उन्हीं में से पेपर आ गया है। डायग्राम वाली स्पेशल क्लास दी थी, डायग्राम सारे उसी में से आए थे। आई होप कि अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। भाई मुझे बच्चे ने सवाल जिसने सेंड किए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। फर्स्ट शिफ्ट में और अच्छा पेपर था। कुल मिलाकर के जो पढ़ा वो आया, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सब अच्छे नंबरों से पास होंगे। यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आराम से प्रोबेबिलिटी स्किल में 22-23 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैंने ये सुना है। और जो 50 क्वेश्चन थे ट्रेड थ्योरी ड्राइंग कैलकुलेशन के, उनमें भी बच्चों का स्कोर 40 प्लस जा रहा है। कोई 42 कोई 45 सही बता रहा है। तो कुल मिलाकर के स्कोर ठीक है और कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी बेसिक जो हमारी क्लासेज है, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं। एक तो हमने डायग्राम वाली स्पेशल क्लास दी थी, तो वो दो क्लास है। इन दोनों क्लास को आप जरूर देख जाना, पूरा डायग्राम तो इन्हीं में से आया है। तो तीसरी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 से 7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन डायग्राम के हैं, तो वो इसी में से मिल जाएंगे। और बाकी टॉपिक वाइज जो आपको क्लासेज दी थी, लगभग उनमें से पेपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम निकाल करके उनको अच्छे से पढ़ लेना। अब आ जाओ, बच्चों ने कुछ क्वेश्चन बताए थे वो आपको बता देते हैं। और बाकी आप भी अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं जिस दिन जब शिफ्ट में पेपर हो। व्हाट्सएप नंबर इस नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो भेज दीजिएगा जरूर। इससे क्या है कि आपको जो बाकी दोस्त है आपके साथी जिनका पेपर नहीं हुआ, उनको अपडेट देने में थोड़ा सही रहेगा। देखो कुछ क्वेश्चन है, उस बच्चे ने जैसे स्क्रीनशॉट सेंड किए थे भाई, वैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपके सामने ले आया हूँ। कोई एडिट हमने नहीं किया है, पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। और जैसा है वही देखो। और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये जब मैं कल आपको डायग्राम वाली क्लास करा रहा था ना, तो वो एक मैनुअल स्टेबलाइजर का फोटो था और उसमें पूछा गया था कि ये कौन सा स्टेबलाइजर है। उत्तर था मैनुअल। तो मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे वहाँ कि जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऐसे ही ऑप्शन थे, है ना। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज वाले में ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और एक सर्वो वाले का आ सकता है, तो उसमें टोरॉइडल ट्रांसफार्मर वाला होता है। ये आ जाएगा क्वेश्चन। इस बच्चे ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं लाया हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ये सारे क्वेश्चन जो है वो उठा लो। वैसे चीजें वही आई है जो पढ़ रखा है आपने, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। क्या कह रहा है, घूमने की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव का बीओपी में बटन दबाने का सही क्रम क्या है। तो इस पर भी मैं बात कर चुका था शायद, कि सबसे पहले मोटर को चलाकर देखो भाई इधर चल रही है, पता लग गया कि क्लॉकवाइज चल रही है और हमें तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। तो फिर क्या करेंगे, इसको ऑफ की कमांड दे देंगे। अब क्या करेंगे, रिवर्स का बटन दबा देंगे। और अब क्या करेंगे, फिर से ऑन की कमांड दे देंगे। प्रेस ऑन, फिर ऑफ, फिर रिवर्स और फिर ऑन। ठीक है, ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। अच्छा एक मैं बता देता हूँ, बेसिक में जब क्वेश्चन आपके आने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर लगभग उसी रेंज के और उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज आप ये देख लो कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे ही आएंगे। तो फिर कुछ अलग आपको करने की जरूरत है नहीं। सवाल देखो क्या है, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण स्टेज कौन कौन सी होती है। इन्वर्टर में क्या स्टेज होती है, इन्वर्टर में स्टेज होती है ओसिलेटर, एम्पलीफायर, है ना, और ट्रांसफार्मर आउटपुट। यही तो है इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर करता है डीसी को एसी, है ना। तो इसमें आपका ओसिलेटर होता है, फिर एम्पलीफायर होता है, फिर ट्रांसफार्मर होता है आउटपुट में, जो वोल्टेज को बढ़ा लेता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये था। सारे क्वेश्चन तो जरूरत नहीं है। अब ये देखो, कल ही क्लास दी थी मैंने आपको, और खैर आप सभी का भी उस क्लास पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। वो इंसुलेटर वाली क्लास थी, और 3 इंसुलेटर मैंने आपको बताए थे, सेकल, सस्पेंशन और सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। इसका मतलब ये है कि अगर आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये सस्पेंशन इंसुलेटर आ गया निलंबन प्रकार का, तो से तो अभी सेकंड शिफ्ट और उनका भी पता लगना बाकी है।
जैसे ही उनका अपडेट मिलता है तो दोनों का इकट्ठा करके आपको उन शिफ्ट के भी जो है वो पेपर दे देंगे। और ये मानकर चलो कि अब आपके जो बाकी शिफ्ट है ना, उनमें सेकल और सिंगल साइड पिन इंसुलेटर के आने की भी फिर संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे। और देखो 2025 है ना, तो 2023 वाले पुराने पेपर ज्यादातर रिपीट होते हैं। मैंने तो आपको बार बार कहा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मॉडल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसमें हमने प्रीवियस पेपर भी साथ में दे रखे हैं, तो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर था। सेकल को भी याद रखना, सिंगल साइड पिन इंसुलेटर को भी याद रखना। टोटल 3 इंसुलेटर थे आपके जो कि पेपर में आ रहे हैं। और घरेलू उपभोक्ता के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज का अनुपात कितना रहता है, वोल्टेज का मान कितना रहता है, तो हम जो आवासीय क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं वो होता है 415 वोल्ट का। और वो 415 वोल्ट को क्या करता है, 240 वोल्ट में स्टेप डाउन करके हमें दे देता, मतलब सॉरी उसमें से निकाल लेते हैं अपन। 11 केवी का होता है। और 11 केवी वाला क्या करता है कि एक 3 फेज 4 वायर की एक लाइन भेजता है, 11 केवी ऑब्लिक 400 जो आपकी 15 वोल्ट की। और ये 415 वोल्ट जा रही है, तो इसमें से एक उपभोक्ता को अपन क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल दे देते हैं, दूसरे उपभोक्ता को फेज और न्यूट्रल दे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो 415 वोल्ट और 240 वोल्ट जो है ये कंज्यूमर के लिए सप्लाई का रेशियो रहता है। ये 3 फेज के उपभोक्ता के लिए होता है, ये सिंगल फेज के कंज्यूमर के लिए होता है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन अच्छा है और उसको पढ़ना भी है। भारत में कौन सा प्रचुर मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, तो भारत में सबसे अच्छी मात्रा में तो कोयला ही है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन जो है ना वो तापीय विद्युत से ही उत्पादन होता है। तापीय को आप थर्मल बोल सकते हो इंग्लिश में। सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पादन की जो विधि भारत में है, यानी जितने भी पावर प्लांट बने गए हैं बड़ी बड़ी क्षमता के, वो थर्मल पावर प्लांट ही है, और कोयला ही सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फटाफट से करवा दूं सारे उत्तर, है ना। देखो भाई नेक्स्ट, वोल्टेज गेन को कौन सा प्रतिरोधक डिसाइड करेगा, कल ही बताया था। डायग्राम वाली तो जितनी भी क्लासेज है ना मैंने आपको कल ही करवा दिया था। उसमें ये कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका नाम है RL, यही उत्तर था, सी ऑप्शन में था। डायग्राम वाली हमारी क्लास जो कि कल ही आपको दी थी, एक दिन पहले ही, और पूरा पेपर उन्हीं में से आ गया। ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसमें वोल्टेज गेन को कौन करेगा, तो ये RL आपका रजिस्टर वाला जो है ना ये डिसाइड करेगा। और भी है, इजी इजी क्वेश्चन है, वैसे बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़ी थी वही है। हेक्साडेसिमल में संख्या प्रणाली जो है ना उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें आपका 16 होते हैं। सारे बताऊं, ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऑक्टल 8 होते हैं, और बाकी दिए नहीं। संख्या प्रणाली होती है टोटल 4, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये लो आप चारों का याद रख लो। वर्ण की जगह इनको आधार भी बोल सकता है, वो रेडिक्स या बेस भी पूछ सकता है, लेकिन अब तो चिंता मत करो, यही आ रहा है तो सेम सवाल ऐसा ही आएगा। कुल मिलाकर के दो बातें देख लो। खैर, एक तो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या घुमा फिरा करके क्वेश्चन को नहीं दे रहे हैं, जितना है उतना ही उसी तरीके का ही दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एज इट इज दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्लासेज पढ़ लो। ये ड्राइव वाला कॉन्ट्रेक्टर वाला है, कौन सा है, DC4 है। DC4 किसके लिए है, सीरीज मोटर के लिए है ना, देख लेना। ये DC के 1 2 3 4 5 ऐसे 4 कॉन्ट्रेक्टर है, तो चारों किसके लिए है, 1 2 3 4 तक ही है। तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस दी हुई है आपको, पूरा पेपर उन्हीं में से आ रहा है, मतलब जितना पढ़ना है वही सामने पेपर में देखने को मिल जाएगा। इसलिए सेकंड ईयर नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, ITI CBT एग्जाम सेकंड ईयर, उसमें जाओ और आराम से पढ़ो, स्पीड डबल कर लो, फटाफट से सारा रिवीजन हो जाएगा, और पढ़ लो, पेपर उसी में से आ रहा है, पास हो जाओगे आराम से। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट कितनी है, अपनी फुल लोड करंट की 5 से 7 गुना होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर 5 से 7 गुना का ऑप्शन नहीं है, या 5 से 6 गुना का ऑप्शन नहीं है। FLC का मतलब है फुल लोड करंट, पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना के आसपास होता है। ठीक है, और अल्टरनेटर में DC प्रदान करने के लिए क्या लगाते हैं, तो हम अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट करते हैं, इसलिए फील्ड को एक्साइट करने वाले को एक्साइटर बोलते हैं, यानी हम फील्ड को उत्तेजित करते हैं, और उत्तेजित करने वाले को बोलते हैं उत्तेजक। ये दरअसल DC का एक शंट जनरेटर होता है, जो हमारे फील्ड के लिए यानी रोटर के लिए ये क्या करता है, DC सप्लाई देता है। याद आ गया ना सबको।
नॉर्मल वाला क्वेश्चन था। कुल मिलाकर के पेपर ठीक है, अच्छा आ रहा है, जो पढ़ा हुआ है वही आ रहा है, ज्यादा कोई देखो फिर क्या पूछा आगे इसमें, ये पूछा आपका डीसी जनरेटर वाला कि इंटरपोल जो होता है वो कैसे जुड़ा रहता है। तो इंटरपोल हमेशा कैसे जुड़ा हुआ होता है आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में। कैसे जुड़ा होता है? आर्मेचर के साथ सीरीज में। इंटरपोल का काम क्या है? इंटरपोल स्पार्किंग कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इंटरपोल क्यों लगाया जाता है? इंटरपोल का काम होता है स्पार्किंग को कम करना। ठीक है, और डेम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है वो कह रहा है, ये सवाल पूछा गया गुरुजी। तो डेम्पर वाइंडिंग जो है वो जनरेटर में लगती है हंटिंग दोष दूर करने के लिए। और अगर मोटर का पूछ बैठे तो आपको दो उत्तर करने हैं। मोटर में आपको हंटिंग प्रभाव के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट वाला भी करना है, यहाँ पर केवल एक ही है ना। ये रहा डी ऑप्शन, प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट। ध्यान से देखो, प्रिवेंट हीटिंग मत कर देना। बच्चे हीटिंग और हंटिंग जल्दबाजी में समझ नहीं पाते हैं। ये हीटिंग है, आपको हंटिंग करना है। हंट करना मतलब होता है दोलन करना, यानी स्पीड जो है वो अल्टरनेटर की वेरी करने लग जाए, कम ज्यादा होने लग जाए। ठीक है सरकार। एक ये न्यूमेरिकल आया था, 6 पोल की मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का क्या है, तो आपसे टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। कुल विद्युतीय अंश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है आपको याद करना है। टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। लेकिन गुरुजी अगर ये ना हो तो फिर दूसरा होता है 360 डिग्री इंटू पेयर ऑफ पोल, यानी पोल का जोड़ा। ठीक है, पोल के जोड़े। तो अब 180 इंटू पोल, 6 पोल वाले की 1080 बन जाएगी। 4 पोल की पूछ सकता है, 8 पोल की पूछ सकता है, कितने पोल की पूछो ना, हमें क्या करना है, 180 को पोल से मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल और डायरेक्ट तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाएंगे। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल में उद्देश्य क्या है? तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाना ही है। हम फील्ड को डीसी दे करके एक्साइट करते हैं। ये सेल्फ एक्साइटेड भी हो सकता है, सेपरेटली एक्साइटेड भी हो सकता है। फील्ड को जब हम लोग सप्लाई देंगे तो वो एक्साइट होगा, और एक्साइट होकर के वो क्या करती है, फ्लक्स बनाती है। उसको आर्मेचर कंडक्टर्स जो है वो काटते हैं, तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उसको डायनेमिक ईएमएफ कहा गया था। यही तो आएगा। टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। कॉइल फ्लक्स बनाने के लिए पोल को मैग्नेटाइज करना, पोल को उत्तेजित करना। और इसका स्लोट की वाला, ये तो कल फोटो वाले डायग्राम वाली तो स्पेशल क्लास दी थी, उसी में से आया है। ये पूरा करवाया था मैंने आपको, है ना। इससे चिन्हित की का उद्देश्य पूछ रहा है। तो देखो पहले तो मैं आपको नाम बता दूं, इसका नाम है की वे, तो फिर इसका काम भी यही है, टू फिक्स द की वे। ये रहा ए ऑप्शन में। आर्मेचर कोर का भाग है, इसका आ सकता है, ध्यान रखना। तो ये एयर डक्ट होती है और वेंटिलेशन के काम आती है। ठीक है ना, एयर डक्ट है किस लिए है, और वेंटिलेशन मतलब आर्मेचर को ठंडा करने के लिए। ये क्या चीज है, स्लोट्स है, और इसमें हम चालकों की स्थापना करते हैं, यानी जो लेप और वेव वाइंडिंग होती है हमारी, वो इसी में की जाती है। क्लियर है। इसी तरह के आए थे क्वेश्चन तो। अच्छा, स्लिप गति ज्ञात करने का सूत्र देखो, तो ध्यान से देखना। स्लिप के बनते हैं 3 फॉर्मूले, स्लिप स्पीड, अंशीय स्लिप, परसेंटेज स्लिप, और फिर न्यूमेरिकल आ सकता है परसेंटेज स्लिप का। तो तीनों याद रखो। देखो ये नॉर्मल पूछा है इसने, स्लिप स्पीड पूछा है। तो नॉर्मल स्लिप स्पीड का मतलब होता है सिंक्रोनस गति और रोटर गति में का अंतर। फॉर एग्जांपल, मोटर 1500 आरपीएम की है और चल रही है 1440 आरपीएम पर। तो ये जो 60 आरपीएम है ना अंतर, ये स्लिप स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लिप स्पीड कहलाती है। लेकिन अगर आपको अंशीय स्लिप का पूछे तो ये करना है, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल स्लिप बोलते हैं, अंशीय स्लिप बोलते हैं। और अगर इसमें इंटू 100 और कर दें तो वो परसेंटेज स्लिप बन जाएगी। तो परसेंटेज स्लिप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है आगे की शिफ्टों में, क्योंकि ये तो पहला दिन है। कुछ चेंजेस भी होंगे प्रश्नों में, कुछ रिपीट भी होंगे, इसलिए जितने इन क्लासेज में आपको बताए जा रहे हैं वो तो आपको, एक बात नहीं, अभी के लिए एक बार मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ। बाकी और शाम को जब सारी तीनों शिफ्टों के मिल जाएंगे तो स्पेशल आपको लाइव आकर, शाम का मतलब है 8 बजे। अभी तो ये देखो एक बार 6 बजे क्लास आपको दे रहा हूँ मैं, तो ये देख लो। बाकी और आपको जो तीनों शिफ्टों के है वो 8 बजे लाइव क्लास में आपको करवा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज़। और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन हमें बताइएगा ज़रूर कि आपका पेपर कैसा रहा। और
कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ये एक बच्चे ने ही सेंड किए हैं, बाकी और शिफ्टों के भी जब जैसे मिल जाएंगे तो उन पर भी आपके साथ पूरी चर्चा होगी और लाइव आकर भी आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।